और ये एक टेररिस्ट एक्ट है जो कि सिर्फ टेररिस्ट के ऊपर लगता है। ये पहली बार इंडियन हिस्ट्री में दिल्ली राइट्स के अंदर इसका इस्तेमाल किया गया, जब ये मासूम मुसलमानों के ऊपर ये टेररिस्ट एक्ट का इस्तेमाल किया गया। सेम उसी चीज़ को यहाँ पर बेंगलोर के अंदर ये लोग रिप्लिकेट कर रहे हैं। तक जो है 2 FIR में 257 लोगों पर UAPA इन्वॉल्व हो चुका है। और जो बाकी जो लोग हैं और जो बाकी लोग जो दूसरे दोनों FIR में नहीं है, हो सकता है आगे चल के उन लोगों के ऊपर भी UAP लग जाएगा। तो राइटिंग जो भी होती है ना, उसमें 3 तरह के लोग रहते हैं। एक होते हैं जो एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूटर रहते हैं। एक होते हैं बाई स्टैंडर, जो सिर्फ देख के खड़ के देखते रहते हैं। एक जो रहते हैं मासूम, जिनका कोई रोल नहीं रहता। और आम तौर पे जो मासूम हैं और बाई स्टैंडर लोग ही पकड़े जाते हैं। चर्च स्ट्रीट के ब्लास्ट रहने दो या कोई से ब्लास्ट रहने दो, उसमें मासूम मुसलमानों को फंसाया जाता है। और कोई भी जो ट्रायल है कर्नाटका के अंदर UAPA का मैटर, कोई भी ट्रायल पूरा नहीं हुआ आज तक। जेल में सड़े रहते हैं। जब वो लोग सड़ जाते हैं पूरी तरीके से, उनकी हिम्मत हार जाती है, तब वो लोग क्या करते हैं, बचने के लिए या बाहर आने के लिए प्लीड गिल्टी कर लेते हैं। वो प्लीड गिल्टी करने में पुलिस गवर्नमेंट अपने ताली बजाती है, पुलिस वाले अपने ताली बजाते हैं, हमने इसको कन्विक्शन ले ली। बल्कि ये सरासर गलत है। आज भी सिस्टम में बहुत स्कोप है, जिसमें हम मुसलमान लोग या जो दूसरे कमजोर तबके सिस्टम के साथ मिलकर अपनी बहुत सारी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। इंडियन मीडिया बुक के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। और आज बात करेंगे एडवोकेट ताहिर साहब से, जो हंगामा वायलेंस हुआ था कुछ दिन पहले, उसी के ऊपर कि अब क्या हालात हैं, जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनका कैसे कार्रवाई चल रहा है। तो ताहिर साहब, जो UAPA लगा है, मीडिया के रिपोर्ट के हिसाब से कहा जा रहा है 61 लोगों के ऊपर लगा है ये, तो उससे लगने का आधार क्या है और इससे नुकसान क्या है? देखिए फरहान साहब, ये बेसिकली जो UAPA जो है, ये अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, ये हिंदुस्तान का एक एंटी टेररिस्ट एक्ट है ये। तो अब इसमें जैसे कि मीडिया में आ रहा है 61 लोगों में, तो मैं बता दूं आप लोगों को, आपके मीडिया IMB मीडिया के थ्रू, कि वो 61 लोगों पर नहीं लगाया हुआ है। अब तक जो है 2 FIR में 257 लोगों पर UAPA इन्वॉल्व हो चुका है। और जो बाकी जो लोग हैं और जो बाकी लोग जो दूसरे दोनों FIR में नहीं है, हो सकता है आगे चल के उन लोगों के ऊपर भी UAP लग जाएगा। गोया कि इस घटना के दौरान जितने भी लोगों को अरेस्ट किया जाएगा, वो सारे इस UAPA की जद में आ जाएंगे। और ये एक टेररिस्ट एक्ट है जो कि सिर्फ टेररिस्ट के ऊपर लगता है। ये पहली बार इंडियन हिस्ट्री में दिल्ली राइट्स के अंदर इसका इस्तेमाल किया गया, जब मासूम मुसलमानों के ऊपर ये टेररिस्ट एक्ट का इस्तेमाल किया गया। सेम उसी चीज़ को यहाँ पर बेंगलोर के अंदर ये लोग रिप्लिकेट कर रहे हैं। और इसको करने से सबसे बुरी हालत होगी, क्योंकि हम लोग बहुत ज़माने से सोचते रहते हैं, बहुत मासूम लोग नौजवानों को झूठे बड़े केसों में फंसा देते हैं। वो बड़ा केस यही है, टेररिस्ट केस। और आज तक जो मेरे हिसाब से कर्नाटका के अंदर जब से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एक भी आदमी को जिसके ऊपर UAPA लगा है, उसको बेल ही नहीं हुई है, और एक भी आदमी जेल से बाहर भी नहीं आया। तो ये कानून इतना ख़तरनाक है। और अब इसके होने की वजह से इसकी पूरी नीयत बदल जाएगी। पूरे केस का एक जो तरीका होता है, उसका प्रोसीजर पूरा चेंज हो जाएगा। और इस प्रोसीजर के तहत जो सबसे बड़ी बात क्या रहेगी, मैक्सिमम क्रिमिनल केस कोर्ट में दूसरे क्रिमिनल केसेस में क्या होता था कि 3 महीने के अंदर पुलिस को डायरेक्शन होते थे चार्जशीट फाइल करने के। मगर इस केस में सबसे बड़ा पहले पुलिस को कंसेशन मिलेगा, वो अब क्या हो सकती है, पुलिस 6 महीने तक चार्जशीट फाइल कर सकती है। तो यानी कि अगर जिन लोगों का भी अगर स्पेसिफिक रोल जानना है या करना है या पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना है, इसके लिए पुलिस के पास 6 मंथ का टाइम लग जाएगा। सिर्फ ये इन्वेस्टिगेशन के लिए 6 मंथ है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद किस तरह की चार्जशीट डाली जाती है और उसके बाद किस तरह केस चलता है, क्या रिलीफ मिलता है, वो बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी है उसके ऊपर। ताहिर साहब, ये बताइए कि देखिए, बहुत सारा पेरेंट्स हैं जो उनको पता नहीं चल रहा है कि उनके बच्चे जेल में हैं या पुलिस स्टेशन में हैं, कोई बता नहीं रहा है डिटेल, और जहाँ तक आप बता रहे हैं कि ये केस में टाइम लगेगा, तो ऐसे पेरेंट्स क्या करें? देखिए बेसिकली इसके लिए सिंपल सा एक तरीका है कि या तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जो अच्छे एडवोकेट्स जिनसे आप लोगों ने ऑलरेडी राब्ता किया, उनको मालूम चल जाता है कि किसको पुलिस जुडिशियल कस्टडी भेजें। तो हमारी पास जो रिपोर्ट है उसमें से 87 लोगों को वो बल्लारी जेल में भेजे हैं और बाकी तकरीबन 257 लोगों को बेंगलोर जेल में रखे हुए हैं। और अगर किसी को स्पेसिफिकली अपने बेटे का कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, तो वो क्या कर सकते हैं, जेल सुपरिटेंडेंट को ईमेल के ज़रिए भी अपने बच्चों की डिटेल देके पूछ सकते हैं। नहीं तो उसी पुलिस स्टेशन में जो उनको अरेस्ट करके लेके गए थे, उनको भी वो पूछ सकते हैं, या फिर किसी एडवोकेट के ज़रिए भी अपनी एक इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो ताहिर साहब, ये बताइए कि जिसके फैमिली वाले अरेस्ट हुए, उनको मिलने की इजाज़त मिलेगी? देखिए अभी जो ये लॉकडाउन की वजह से जो प्रोसेस चल रहा है, उसमें जेल में किसी को मिलने की इजाज़त नहीं है।
ये जैसे लोगों को क्या है, अभी 1 सितंबर से गवर्नमेंट फिर रिव्यू करने वाली है। हो सकता है उस रिव्यू के दौरान जो मौका मिल सकता है जिसमें कि जेल के अंदर मीटिंग को अलाउ कर सकते हैं। अभी एज ऑफ नाउ जो प्रोसीजर है, हाई कोर्ट का डायरेक्शंस है कि जेल में जो लोग हैं उनको अपनी फैमिली से फ़ोन में बात कराने की इजाज़त मिल सकती है। तो अभी मिनिमम कॉन्टैक्ट उनका इतना ही हो सकता है। इवन अगर एडवोकेट भी जाए तो जेल में एडवोकेट को भी उससे मिलने की इजाज़त नहीं है अभी एज ऑन टुडे। मगर ये चीज़ पोजीशन चेंज होने वाली है 1 सितंबर तक। मीडिया में ये भी खबर आया कि जो वायलेंस पहले हुए थे कर्नाटका में वो और चर्च स्ट्रीट में जो ब्लास्ट हुआ था उसको इसके साथ लिंक किया जा रहा है। आपको इसके बारे में कोई जानकारी? देखिए, एक बात बोलता हूँ मैं आपको, जितने भी ये सारे केसेस में गवर्नमेंट बोल रही है ये केस इन्वॉल्व, वो केस इन्वॉल्व, उसका ये जितने भी एक्यूज़ लोग हैं ना, ये लोग बेचारे एक मुस्लिम इलाकों में, गरीब इलाकों में रहने वाले लोग हैं। चर्च स्ट्रीट के ब्लास्ट रहने दो या कोई से ब्लास्ट रहने दो, उसमें मासूम मुसलमानों को फंसाया जाता है और उनके जो रिलेटिव होते हैं उनकी भी उस दौरान पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। उनको तक 10-10 दिन 5-5 दिन एक इलीगल कस्टडी में रखा जाता है। फिर उनको क्या जाता है, पूरी इंक्वायरी कर उनको छोड़ा जाता है। तो ये जो लोग अरेस्ट हो रहे हैं या जिन लोगों को ये इम्प्लीकेट कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिनकी पहले इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। ठीक है, तो अब कोई बोले चर्च स्ट्रीट के ब्लास्ट में उन्हें उसका रिलेशन था, उसका कनेक्शन था, ये हो, तो ये बेईमानी बात है। ये सीधा सीधा क्या है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसने इन्वेस्टिगेशन की थी उसके ऊपर क्वेश्चन करने जैसा है, फर्स्ट चीज़। दूसरी चीज़ क्या रहता है, मान लीजिए अगर कोई एक्यूज, किसी का कोई रिलेशन 5 साल पहले या 7 साल पहले या 6 साल पहले किसी केस में इन्वॉल्व हो गया, बड़े केस में या छोटे केस में इन्वॉल्व हो गया, अगर उसको आज पकड़ लेंगे और हम बोलेंगे भाई 5 साल पहले जो इंसिडेंट हुआ था, 4 साल पहले इंसिडेंट हुआ था, उससे इसका कनेक्शन है, तो बोलते हैं ये बेईमानी वाली बात है, फर्स्ट चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए, चर्च स्ट्रीट का ब्लास्ट हुआ था 4 साल पहले। अगर NIA के पास सबूत था, पुलिस के पास सबूत था, अब तो उसको सज़ा मिल जानी चाहिए थी। कर्नाटका में 2008 में 8 गुड़ी में ब्लास्ट हुए थे, जिन्हें मासूम लोगों को पकड़ के आज तक वो ट्रायल पूरा नहीं हुआ। और कोई भी जो ट्रायल है कर्नाटका के अंदर, UEPA का मैटर, कोई भी ट्रायल पूरा नहीं हुआ आज तक। अगर आपको शायद याद होगा 2006 में एक तुम्हारा इंडियन टाटा इंस्टीट्यूट में एक ब्लास्ट हुआ था, उसका ट्रायल भी आज तक पूरा नहीं हुआ। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट क्या करती है, पुलिस क्या करती है, ये जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है, एक झूठे गवाह पैदा करके, झूठी सर्कमस्टांस पैदा करके कुछ मासूम लोगों को अरेस्ट कर लेती है, उनको सालों तक जेल तक सड़ाती है। उनको ना ही स्पीडी ट्रायल मिलता है, ना उनको कोई रिलीफ मिलता है, ना ही उनको बेल मिलती है, और वो लोग जेल में सड़े सड़े रहते हैं। जब वो लोग सड़ जाते हैं पूरी तरीके से, उनकी हिम्मत हार जाती है, तब वो लोग क्या करते हैं, बचने के लिए या बाहर आने के लिए प्लीड गिल्टी कर लेते हैं। वो प्लीड गिल्टी करने में गवर्नमेंट अपने ताली बजाती है, पुलिस वाले अपने ताली बजाते हैं, हमने इसको कन्विक्शन ले लिया, बल्कि ये सरासर गलत है। चिन्मय स्वामी, अगर ये चर्च स्ट्रीट का ब्लास्ट का केस 4 साल 4.5 साल पहले हुआ था, क्यों अब तक उसको सज़ा नहीं मिली? अगर होना था तो अगर वो गुनाह साबित था तो अब तो सज़ा मिल जानी चाहिए थी ना उसको। तो ये सिर्फ झूठा मुसलमानों को फंसाया जाता है, और उस फंसाने के लिए ज़िम्मेदार कौन होते हैं? जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज रहती हैं, क्योंकि उनको केस का सॉल्व करने का प्रेशर रहता है। तो ये बताइए कि इस वायलेंस में जो लोगों पे आपने कहा कि बहुत सारे लोग, जितने लोग हैं सब पे लगा है UEPA, तो अब ये इनका बेल मिलेगा नहीं, ठीक है। जो इनोसेंट लोग हैं, क्या कुछ है कि UPA लगने के बाद भी अगर ये पता चल जाता है नहीं ये बंदा एरर के वजह से पकड़ा गया और इसमें शामिल नहीं था, तो क्या ऐसा कोई सहूलत होता है कि वैसे बच्चे निकल जाए, या उनको भी उसी प्रोसेस में जाना चाहे पड़ेगा जैसे जिन लोगों ने गुनाह किया है? देखिए, UAPA लगने के बाद उसके केस को डिफरेंट तरीके से डील किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक कि UAPA के अंदर सेक्शन 43D है, जिसमें एक बताया गया कि किसके प्राइमा फेसिया केस अगर किसी में एस्टेब्लिश हो जाए तो उसको कोई रिलीफ नहीं मिलनी। ये उस एक्ट के अंदर ही प्रोविज़न है। और ये एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड एक्ट है जिसका एक्सपीरियंस बहुत ही कम लोगों को पूरे हिंदुस्तान में मालूम है, इसका एक्सपीरियंस, ठीक है। तो एक आम एडवोकेटों को इसका एक्सपीरियंस नहीं रहता, और इसको चलाने के लिए, इस केस को करने के लिए, इसको हैंडल करने के लिए बहुत ही एक सोफिस्टिकेटेड, टैलेंटेड, जो वेल लर्नेड एडवोकेट की ज़रूरत होती है, ठीक है। और आमतौर पे जो रेगुलर प्रैक्टिस होती है उनमें ये चीज़ें सामने नहीं आती, तो इसलिए उन एडवोकेटों का एक्सपीरियंस नहीं होता, ठीक है। रही बात, अब इन लोगों को भी सेम तरह का ट्रीट किया जाएगा, इनका क्या हालात होंगे, इन मासूमों को जिनको जैसे आपने बोला ये बिकॉज ऑफ द एरर समबडी आर अरेस्टेड, उनका क्या होगा, या जिनके ऊपर माइनर एलिगेशन उनका क्या होगा, उनको भी वो होगा। देखिए, अगर ये UAPA कॉन्स्पिरेसी या ग्रुप में शामिल हुए तो इनको सेम ही ट्रीटमेंट होएगा। मगर मुझे उम्मीद है कि सरकार इस UAPA सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामे की वजह से इसे इन्वोक किया है,
जब ये फाइनल इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी तो पूरे लीगल एस्पेक्ट को गवर्नमेंट देखेगी और समझदार लोग देखेंगे, जिससे कि यूएपीए चार्जशीट में इन्वॉल्व नहीं हो। अगर ऐसा हुआ, चार्जशीट में अगर इन्वॉल्व नहीं है, तो 6 महीने बाद जितने भी लोग हैं चाहे उन पे कुछ भी एलिगेशन रहने दो, चाहे मासूम रहने दो, उनको एक मत आज नहीं तो कल उनको सबको बेल मिल जाएगी। अगर यूएपीए सस्टेन कर गया चार्जशीट के बाद, फिर ये जो ऑर्गेनाइजेशंस या जो एडवोकेट्स, उनके पास एक मौका रहेगा इसको यूएपीए को चैलेंज करने का। तो यूएपीए चैलेंज करेंगे, जब तक यूएपीए को हम डिफीट नहीं करेंगे तब तक रिलीफ मिलना बहुत मुश्किल है। तो एक बात है कि इस वक्त जो पेरेंट्स हैं या जिनके फैमिली मेम्बर्स हैं वो कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, और लॉयर भी इस वक्त ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, ऐसा ना हो कि बहुत सारे लॉयर जिनको एक्सपीरियंस नहीं हो और जिनको इस बात की जानकारी नहीं हो, अननेसेसरी ये लोग पैसा भी उनका खर्चा हो और काम भी नहीं हो। तो क्या आप एक सही सलाह दे सकते हैं कि लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, मैं किसी के इंडिविजुअल कैपेसिटी के ऊपर बात नहीं कर सकता, मगर मैं जो जैसे मैंने बताया आपको कि इस लॉ के ऊपर वर्क करने वाले, इस लॉ को समझने वाले, इस तरह के केसेस को डील करने वाले पूरे हिंदुस्तान में बहुत कम है, और बेंगलोर में, कर्नाटका में तो और भी कम है। आप उंगलियों भी शायद आपको ज़्यादा पड़ जाएगी, उसको गिन नहीं सकते आप। उंगलियों में भी समा नहीं पाएंगे वो लोग, इतने कम लोग हैं। यानी मुश्किल से 4-5-6 लोग रहेंगे जिनको इस एक्ट के बारे में मालूम रहेगा या उसके अंडरस्टैंडिंग। इवन हाई कोर्ट में भी कोई ऐसे अच्छे एडवोकेट नहीं है जो कि इस केस के बारे में इस एक्ट के बारे में उतना ज़्यादा उनको एक्सपर्टीज़ है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, देखिए अभी मैंने जैसे आपको बताया कि यूएपीए जब तक है तब तक रिलीफ मिलने में थोड़ी डिफ़िकल्टी है। मतलब 100% नहीं मिलेगा बोल के नहीं बोल रहा हूँ, डिफ़िकल्टी है थोड़ी, बोलते थोड़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी है, समझिए। दूसरी रही बात, अब एडवोकेटों का क्या रोल रहना चाहिए? एडवोकेटों का क्या रोल रहना चाहिए? पहले जिसको चाहे समझ हो या नहीं समझ हो, इसको किसी भी एक स्टेप आगे लेने से पहले पूरे लीगल प्रोविजंस को अच्छे ढंग से समझना है, और कौन सा स्टेप किसको बैकफायर हो सकता है ये बहुत समझना है, तभी कोई ना कोई लीगल स्टेप लेना है। क्योंकि अगर एक आदमी को, एक अक्यूज को बैकफायर हुआ तो एक प्रेसिडेंट की तरह सारे जितने लोग बिल डालेंगे या जितने लोग भी इसके लिए आगे बढ़ेंगे उनको एक नेगेटिव ऑर्डर मिलने का बहुत ज़्यादा इम्कान है। ठीक है, फर्स्ट। दूसरी चीज़ क्या है कि जब इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाए, पूरी होने के बाद जो चार्जशीट, मेरे को तो बहुत उम्मीद है कि चार्जशीट के टाइम में यूएपीए नहीं रहेगा। अगर फिर भी रहा तो बहुत ही मेटिकुलस तरीके से पूरे चार्जशीट को, पूरे ग्राउंड को स्टडी करके उसको चैलेंज के प्रोसेस में जाना है, और फिर उसी प्रोसेस के दौरान जिन लोगों का रोल बहुत ही मीगर है उन लोगों को उनके लिए बेल में जाना है, जिसका कि रोल वो कुछ भी एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। तो ऐसे लोगों को बेल मिलने की भी उम्मीद है, और ऐसे में हो सकता है कि बहुत सारे लोग जिनका रोल बहुत ही कम बताया गया है पूरे इंसिडेंट में, या जिनका रोल ना के बराबर है, उन लोगों को रिलीफ मिलने का चांस है। मगर ये सारी परेशानी सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि यूएपीए, क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि दिल्ली के केस में, दिल्ली के में जो फरवरी में जो राइट्स हुए थे उनमें तकरीबन 1100 लोगों पर यूएपीए लगाया है, और वो 1100 लोग में से एक भी आदमी आज तक बाहर नहीं आ पाया। कब की बात है? मार्च की बात है। और जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो दूसरे जो लोगों में, जो बड़े टेररिस्ट एक्टों में जहाँ पे एक्चुअली कुछ एक्ट हुआ है या जिसमें एलिगेशन है, एटलीस्ट उन एलिगेशन को जिसके ऊपर भी यूएपीए लगा है, उनमें आज तक कोई बेल नहीं मिली है कर्नाटका में, किसी को आज तक वो कोई बाहर आया नहीं केस ख़त्म करके, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये पहला केस है जो कि राइटिंग में, कर्नाटका में राइटिंग में ये बिल्कुल एक बहुत ही गलत चीज़ है। इससे सोसाइटी के अंदर मिसट्रस्ट बढ़ेगा और डिसहार्मनी बढ़ेगी। तो लोगों को इसके बारे में सोचना पड़ेगा, और जो सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं और जो अच्छे मुस्लिम दानिशमंद हैं, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। अगर वो लोग मिल के कुछ एक अच्छा काम करेंगे, एक इनिशिएटिव लेंगे, तो चांसेस है कि ये यूएपीए को विद इन इन्वेस्टिगेशन भी उसको डिफीट कर सकते। चार्जशीट से पहले उसको हटाया जा सकता। मैं एक चीज़ पूछूँ आखिर में ताहिर साहब की, ये वायलेंस में कुछ पेरेंट्स आपके पास भी आए होंगे हेल्प के लिए, तो जो क्लाइंट आपके पास आए हैं किस टाइप का प्रोफाइल लगता है? ये लोग क्या ये मैच्योर बच्चे हैं या मैच्योर फैमिली वाले लोग हैं इसमें, या फिर किसी के बहकाने पे वहाँ चले गए थे? कुछ आपको अंदेशा, कुछ इसके ऊपर रोशनी डाल सकते हैं? देखिए, मैं जो इंडियन हिस्ट्री में क्या है, जो राइटिंग जो भी होती है ना, उसमें 3 तरह के लोग रहते हैं। एक होते हैं जो एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूटर रहते हैं। एक होते हैं बाईस्टैंडर, जो सिर्फ देख के खड़ के देखते रहते हैं। एक जो रहते हैं मासूम, जिनका कोई रोल नहीं रहता। और आम तौर पे जो मासूम हैं और बाईस्टैंडर लोग ही पकड़े जाते हैं,
और ये जो एग्जीक्यूटर रहते हैं, जो करते हैं, वो लोगों का बहुत कम रोल, वो बहुत मुश्किल से पकड़े जाते हैं। और अभी क्या है, थोड़ी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, पुलिस जैसे मोबाइल की लोकेशन की वजह से पकड़ रही है और वीडियो सीसीटीवी देख के कर रही है। तो मेरे को जो लगता है कि जो मोबाइल की लोकेशन से जो पुलिस पकड़ रही है वो बिल्कुल रॉन्ग तरीका है, क्योंकि वो एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है और पूरे मुस्लिम जो हैं उसी इलाके से किसी ना किसी उस टाइम के दौरान या 2 घंटे या 3 घंटे के पीरियड में मोबाइल टावर में रहेंगे। सिर्फ मोबाइल टावर की लोकेशन जो पकड़ रहे हैं वो पूरे मासूम लोग हैं। सीसीटीवी में जिसका चेहरा सामने आ रहा है वो। दूसरा, जो सोशल मीडिया को ट्रैक करके जो लोगों को पकड़ रहे हैं, तो सोशल मीडिया में बहुत सारे लोगों ने सिर्फ एक जोश में आकर उसको फॉरवर्ड किया है। उनका कोई मकसद नहीं था कि वो लोग वायलेंस करें या लोगों को वायलेंस से बुलाएं। उन्होंने एक मैसेज आया, समझ लीजिए एक प्रॉब्लम चल रहा है या उसके लिए पुलिस कंप्लेंट कराने गए हैं या पुलिस कंप्लेंट नहीं ले, उन्होंने लोगों को फॉरवर्ड किया है या पढ़ा है या कुछ भी XYZ कुछ इन्वॉल्वमेंट है उनका या उस ग्रुप में मेंबर है। तो ऐसे लोगों को भी अगर हम लोग पुलिस पकड़ रही है या गुनहगार बना रही है, तो ये भी बेचारे मासूम लोग हैं जिनको। और जो ये फॉरवर्ड्स आपने देखा होगा इंडियन हिस्ट्री में या रिसेंट जो ट्रेंड चल रहा है, मुसलमान के लिए हर एक एलिगेशंस है, हर एक गुनह की सज़ा है, मगर जब मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो गुनाह होता है उसके बारे में कोई भी पूछता भी नहीं, कोई कुछ करता भी नहीं, कोई फ़िक्र भी नहीं लेता। और आज भी सोशल मीडिया में मुसलमानों के ख़िलाफ़ गलत बातें रोज़ आती हैं। कोई भी इन्वेस्टिगेशन टीम या कोई भी स्टेट पुलिस या कोई भी सेंट्रल एजेंसी उसके बारे में कोई कॉग्निजेंस नहीं रहती, उसके बारे में कोई भी प्रिवेंट करने के लिए कुछ काम नहीं करता। तो ये बताइए ताहिर साहब कि डीजे हल्ली और केजी हल्ली के वायलेंस में कुछ नया नज़र आया बाकी सारे वायलेंस से, कुछ फ़र्क? देखिए, इसमें सबसे बड़ा एक चीज़ फ़र्क क्या है, देखो ये तो है एक जो मिसट्रस्ट कम्युनिटी के अंदर पैदा हुआ था उसकी वजह से वायलेंस का रिज़ल्ट है ये वायलेंस। उसमें पुलिस का ने जो डिले की उसका एक रिज़ल्ट है, और जो सोसाइटी में जो कम्युनिटी के बीच में दरार आ गई है उसका एक रिज़ल्ट है। तीसरा एक सबसे बड़ी चीज़ है कि सोसाइटी मुस्लिमों के ऊपर जो कुछ मुस्लिम्स में कुछ जो लोग गलत आदतों में पड़ गए हैं, या ओवरऑल मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक सेंटीमेंट है कि हमें सिस्टम से कुछ नहीं मिलने वाला, सिस्टम से हमें कभी इंसाफ नहीं मिलने वाला। उसी सेंटीमेंट का ये रिज़ल्ट है कि लोग क्या है वायलेंस में उतरे हैं। तो ये 100 मैं इसकी ना ही उसकी मैं वकालत करता हूँ, ना ही मैं उसको जस्टिफाई कर रहा हूँ, ये बिल्कुल गलत है। मगर सिस्टम में जो लोग हैं वो लोगों को सोचना है ये मिसट्रस्ट कैसे पैदा हुआ, और ये मिसट्रस्ट एक दिन नहीं पैदा होता, एक दिन में पैदा नहीं होता, ये कई वर्षों से 3, 4, 5 साल से ये पकते इतना पुख्ता हो गया है कि वो इस तरह की वायलेंस की शक्ल ले लिया। आपने जो कहा कि सिस्टम की बात की, उनके जहन में ये बात आ गई कि सिस्टम से हमको कुछ नहीं मिलने वाला। क्या वो इंडिविजुअल की अपनी सोच है या किसी ने ऐसी सोच उनके दिमाग में डाली, आपको क्या लगता है? बेसिकली देखिए, आज जो है मीडिया बिल्कुल ओपन हो गया है। सोशल मीडिया के ज़रिए एक अनपढ़ को भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है क्या चल रहा है, और अब मीडिया का एक्सपोजर भी हो गया है और लोगों के बीच में डिस्कशन भी ज़्यादा होते हैं, तो लोग जल्दी पिक कर लेते हैं कि हम लोगों को जस्टिस नहीं मिल रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जबकि जो मेरा एक्सपीरियंस है कि आज भी सिस्टम में बहुत स्कोप है, जिसमें हम मुसलमान लोग या जो दूसरे कमज़ोर तबके सिस्टम के साथ मिलकर अपनी बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। मगर हम लोग मुसलमानों के अंदर क्या, हम सिस्टम थोड़ा दूर रहते हैं, हमारे और सिस्टम के बीच में गैप पैदा है। वो गैप की वजह से क्या होता है, मिसट्रस्ट भी पैदा होता है, और जो इन्फ्रेंच ग्रुप रहते हैं, जो कि समाज में असामाजिक तत्व रहते हैं, जो कि इस तरह की चीज़, जिनको इस तरह की सिचुएशन से फ़ायदा होता है, इसमें ज़्यादातर पॉलिटिकल ग्रुप्स रहते हैं, इनमें ज़्यादातर जो सोसाइटी में कम्युनल डिवाइड चाहते हैं, ऐसे लोग रहते हैं। वो लोग क्या है सिचुएशन वो गैप का से फ़ायदा उठाते हैं। और ये चीज़ आप याद देख लीजिए हमेशा के हमेशा, जब तक जिस कम्युनिटी के अंदर पीसफुल इन्वायरमेंट नहीं है उसका कभी डेवलपमेंट नहीं होता। यही वजह है हिंदुस्तान में आज़ादी के 75 साल बाद भी मुसलमानों की सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन इसीलिए ये बैकवर्ड है, क्योंकि कभी भी गवर्नमेंट ने, सिस्टम ने उनको पीसफुल इन्वायरमेंट नहीं दिया। अगर वो पीसफुल इन्वायरमेंट दिया होता तो आज वो लोग बहुत आगे बढ़े होते, उनके अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया होता था। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर साहब इस पर रोशनी डालने के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें।